हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है वो स्लाइड्स के अलावा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था इंशाल्लाह। तो आज हम जो है इंशाल्लाह क्वेश्चंस देखेंगे टाइम वैल्यू के कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। इजी इजी तो नहीं, लेकिन थोड़े से ट्रिकी, थोड़े से लेंदी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। So, if we see the question number one, your uncle died recently and left you the money in his saving account. His only deposit was 100 made 50 years ago. आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होगा कि it is the single amount or it is the annuity amount. Like in our previous recording, we have discussed about the in annuity and single amount. And then you have to analyze that the which amount is the present value and which amount is the future value. यानी कि कौन सा अमाउंट आपको जो है वो फ्यूचर अमाउंट दिया हुआ है और कौन सा अमाउंट आपको प्रेजेंट अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है। इन हिज सेविंग अकाउंट हिज ओनली डिपॉजिट वाज 100 मेड 50 years ago। ठीक है। यानी कि 100 जो 50 साल पहले उन्होंने जमा कराए थे। The saving account paid 80% compounded annually. How much money is in the account today? इनके अंकल जो मर गए, अब इन्होंने जो है वो 100 रुपये जमा कराए थे 50 years पहले। तो उस वक्त की क्या हुई प्रेजेंट वैल्यू। आपसे ये पूछ रहे हैं कि आज 50 साल बाद उसकी क्या वैल्यू है। यू हैव टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू। ठीक है। अब यहाँ पर ये हमें सिंगल अमाउंट दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप सिंगल अमाउंट का फॉर्मूला लगाकर आप क्या करेंगे, इसे इसकी फ्यूचर वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। Then if we see the second question, a loaf of bread cost 0.79 today. If its price increases by 6% per year, how much will an equivalent loaf cost in 20 years? A loaf of bread cost, एक ब्रेड की जो लूफ होता है उसकी जो कॉस्ट आपको दी हुई है वो दी हुई है $0.79 टुडे। यानी आज उसकी ये कॉस्ट है, तो ये कौन सी वैल्यू हुई, इट इज द प्रेजेंट वैल्यू। सही है। ये कह रहे हैं कि हर साल वो 6% से इंक्रीज होती है, तो ये 6% आपके पास क्या है, दिस इज द रेट। हाउ मच विल एन इक्विवेलेंट लूप कॉस्ट इन 20 ईयर्स। अगर ये 6% बढ़ रही है और इसकी प्रेजेंट वैल्यू इतनी है, ठीक है, तो आपका जो लूप है 20 साल बाद उसकी क्या वैल्यू होगी, आपने ये फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इसके सॉल्यूशंस की तरफ नजर घुमाएं, सो यस दिस इज द सॉल्यूशन। ये पहले वाले क्वेश्चन का है कि जब आपके पास 100 आपने जमा कराए थे, ठीक है, और 8% कंपाउंडेड एनुअली था, एयर्स आपके 50 थे, तो जो 100 रुपये उन्होंने जमा कराए थे 50 साल पहले, आज उसकी वैल्यू है $4690। ओके। ये वो लूप वाला सवाल है। ठीक है। प्राइस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लूप है 0.79। एन आपके पास है 20, आई आपके पास है 6%। आपने फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट का फॉर्मूला रखा। बहुत सारे लोग यहाँ पर अमाउंट लिखते हैं, मैं मिसअंडरस्टैंडिंग से बचने के लिए यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू रख देती हूँ कि आप प्रेजेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई कराते हैं 1 + i⁻n से। PV of FV of loop is equals to 0.791 + 0.06 की पावर 20। 20 क्यों रखा हमने यहाँ पर, क्योंकि हमें 20 ईयर्स बाद इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो हमारे पास जो फ्यूचर वैल्यू ऑफ लूप आ रही है वो कितनी आ रही है, $2.53 आफ्टर 20 ईयर्स, यानी कि 20 ईयर्स बाद इसकी ये वैल्यू हो जाएगी। नाउ लेट इफ वी मूव टूवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन। ये बहुत इजी इजी क्वेश्चंस हैं, तो मेरा ज़्यादा फोकस ये है कि मैं आप लोगों को वो क्वेश्चंस सिखाऊं, बताऊं जो थोड़े से ट्रिकी हैं। नाउ इफ वी सी, योर सिस्टर बोरोस 1000 एंड promises to repay 2000। आपकी सिस्टर ने अभी बोरो किया है,
अच्छा, रिमेम्बर वन थिंग कि जब भी बोरो की बात आती है ना, कि आपने कोई चीज बोरो की है, ठीक है ना, तो जब भी आप बोरो कर रहे होते हैं तो वो आप प्रेजेंट में कर रहे होते हैं। तो जो भी बोरोइंग अमाउंट होगी वो आपकी प्रेजेंट वैल्यू होगी, ठीक है। योर सिस्टर बोरोस 1000, आपकी सिस्टर ने 1000 बोरो किए, तो 1000 इज योर प्रेजेंट वैल्यू एंड प्रोमिसेस टू रीपे 2000, और उसने देने का वादा कितना किया, 2000। तो ये कौन सी वैल्यू होगा, इट इज दी फ्यूचर वैल्यू। इफ यू वॉन्ट एटलीस्ट अ 5% रिटर्न ऑन योर लोन, अगर आप 5% रिटर्न चाहते हैं अपने लोन पर जो आपने दिया है, विद इन हाउ मेनी ईयर्स मस्ट शी पे यू बैक, यानी कितने टाइम बाद देन वो आपको रीपे करेगी ये अमाउंट, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर आपने एन निकालना है, एन इज द नंबर ऑफ ईयर्स, ओके, या ठीक है। नाउ इफ वी सी, प्रेजेंट वैल्यू आपके पास है 1000, उसने बोरो किए हैं, रीपे करेगी 2000, इट इज द फ्यूचर वैल्यू, एंड आपने फाइंड आउट करना है, आई आपके पास दिया हुआ है 5%। आपने यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला रखा, आप सिंगल वैल्यू के सॉरी, आप प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू की जगह रखा 2000, प्रेजेंट वैल्यू की जगह रखा 1000, और 1 प्लस 0.05 की पावर एन, एन हमें नहीं पता। ये 1000 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इस फैक्टर के साथ, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास डिवाइड करके आंसर आया 2। 1 में 0.05 प्लस किए तो कितना हो गया, 1.05। इसके ऊपर पूरी पावर है n। एज वी ऑल नो कि अगर हमें पावर खत्म करनी हो तो हम लॉग से एक तो कर सकते हैं, द फर्स्ट मेथड इज द लॉग, एंड सेकंड मेथड दैट वुड बी टेस्ट एंड ट्रायल मेथड, कि हम टेस्ट एंड ट्रायल मेथड यूज करके भी जो है अपनी नंबर ऑफ ईयर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, कि हम कैलकुलेटर में डिफरेंट नंबर ऑफ ईयर्स डालें और जिस नंबर ऑफ ईयर पे हमारे पास वैल्यू 2000 आ रही हो, ठीक है, वो हमारा नंबर ऑफ ईयर हो जाएगा। और दूसरा मेथड आपके पास लॉग का हो सकता है, कि अगर आपने पावर खत्म करनी है तो आप यहाँ लॉग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जब आप लॉग अप्लाई करते हैं तो जो पावर होती है वो बेस बन जाती है, ठीक है, यानी कि एन पावर हमेशा क्या होती है, बेस बन जाती है, तो एन यहाँ आ गया और लॉग के साथ 1.05 आ गया, ठीक है। इसी तरह जब भी आप कोई चीज अप्लाई करते हैं तो टू साइड्स अप्लाई होती है, इट विल बी ऑन राइट साइड एंड ऑल्सो ऑन लेफ्ट साइड, ठीक है। आपने यहाँ पर भी लॉग अप्लाई किया और आपने यहाँ पर भी लॉग अप्लाई किया। एक और तरीका आपके पास ये हो सकता है, जैसे कि मैंने लॉग से लॉग कैंसिल किया है कैलकुलेटर में, आप इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर आप log 2 का आंसर निकालें, आप log 5 का आंसर निकालें और इन दोनों का आपस में डिवाइड कर दें, आंसर वुड बी सेम। एन आपके पास आ रहा है 14 ईयर्स, यानी कि आप 14 ईयर्स में आपकी सिस्टर जो है ये लोन आपको रीपे करेगी। Now, if we move towards the next question, which would you prefer? अब यहाँ पर आपके बात आ रही है चॉइसेस की। 1000 नाउ, यानी कि 1000 अभी, 2000 in 5 years, 2000 in 5 years, और 3000 in 10 years. If your time value of money is 12%. अगर आपकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी कह सकते हैं हम 12% है, तो आप इन तीनों में से किसको प्रेफर करेंगे? सो फर्स्टली यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट कि ये जो वैल्यूज आपको गिवन है ये प्रेजेंट है या फ्यूचर। सो फर्स्टली वी विल आइडेंटिफाई के 1000 नाउ, के 1000 आपको अभी मिल जाएंगे, 2000 इन 5 years, 2000 मिलेंगे 5 साल में। तो 2000 इन 5 years का क्या मतलब है कि ये आपको फ्यूचर वैल्यू दी हुई है, ठीक है। 2000 इन 5 years यानी कि ये आपको क्या दी हुई है, इट इज द फ्यूचर वैल्यू, कि आपको 5 साल में 2000 रुपए मिलेंगे। एंड द सेकेंड वन इज के 3000 आपको मिलेंगे 10 साल में, ठीक है, दिस इज द फ्यूचर वैल्यू के 3 साल 3000 आपको मिलेंगे 10 years में। तो आप किसको प्रेफर करेंगे? सही है। तो अगर हमें फ्यूचर वैल्यूज गिवन होंगी तो हम प्रेजेंट वैल्यूज निकालेंगे और फिर कंपेयर करेंगे कि हम किसे चूज करते हैं। लाइक इफ वी सी, यस, इफ योर टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज 12%, ठीक है, तो आय आपका कितना हो गया 12,
1000 नाउ। अच्छा, यहाँ पर हम कोई फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि ना यहाँ नाउ की बात हो रही है, अभी की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपके एग्जैक्टली नंबर ऑफ ईयर्स जीरो हो जाएंगे। तो जब आपके नंबर ऑफ ईयर्स जीरो होंगे तो कोई चेंज आपकी अमाउंट में नहीं आएगा। और दिस इज ऑल्सो अ प्रेजेंट वैल्यू, कि 1000 आपको अभी मिल जाए, तो ये प्रेजेंट वैल्यू भी तो है ना, कि आपको अभी ही मिल जाएंगे, तो आपको पर कोई टाइम वैल्यू ऑफ मनी लग ही नहीं रहा कि आपके पैसे इंक्रीज हो। 2005 ईयर्स आपके पास ये फ्यूचर वैल्यू गिवन थी, हमने इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली किस तरह से, हमें पता है प्रेजेंट वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट डिवाइडेड बाय 1 + i की पावर n। उसी तरह हमने रखा फ्यूचर वैल्यू थी 2000, आई हमारे पास है 12% और n हमारे पास है 5। हमने इसे जब पुट किया तो हमारे पास आ रहा है 1134.2। इसको आप राउंड ऑफ करके 35 भी कर सकते हैं, कि जो 2000 आपको 5 साल में मिलेंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज ये है। मतलब आज जब एयर पे आप खड़े हैं 5 साल बैकवर्ड, उसकी आज वैल्यू ये है। ठीक है, देन हमने 3000 की निकाली। ठीक है, 3000 की इन 10 ईयर्स। ठीक है, 3000 डिवाइडेड बाय 1 + i की पावर n। आई आपके पास है 12%, एन आपके पास है 10। तो जब आपने इसे यहाँ सॉल्व किया तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है, क्या प्रेजेंट वैल्यू आ रही है इसकी 965.92। इसको आप राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, ये सारी अमाउंट्स आपके पास डॉलर में है। ठीक है, ओके, देन अब हमें ये चूज करना है कि हम किससे प्रेफर करेंगे। सही है, तो हम किस तरह चूज करेंगे कि जिस भी इन्वेस्टमेंट की प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है, जिस इन्वेस्टमेंट की भी प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा होगी हम उसे प्रेफर करेंगे। अब इन तीनों में से प्रेजेंट वैल्यू किसकी ज्यादा है, 1000 है, 134, 1134 है, और 965 है। हम प्रिफर करेंगे सेकंड ऑप्शन को, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में जो प्रेजेंट वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है। वाई वी आर चूजिंग इट, बिकॉज के जिसकी प्रेजेंट वैल्यू आज ज्यादा है तो चांसेस है कि उसकी फ्यूचर वैल्यू मजीद इंक्रीज हो जाएगी एज कम्पेयर टू दोज इन्वेस्टमेंट हु हैव डिफरेंट और हु हैव लो प्रेजेंट वैल्यू टुडे। आई होप इट इज क्लियरिंग। Okay, then if we talk about question number 2-9, so we can see again this is a choice. To which would you prefer? 3000 now, 2000 that was placed in a saving account 5 years ago। 2000 जो सबमिट किए गए हैं, जो प्लेस किए गए हैं एक सेविंग अकाउंट में 5 साल पहले। तो ये जो 2000 अब यहाँ पर आ गई, ये क्या आ गई आपके पास, इट इज द प्रेजेंट वैल्यू, कि 2000 दैट वाज प्लेस्ड 5 years अगो, 5 साल पहले आपने जमा कराए थे ना, तो ये उस ईयर की प्रेजेंट वैल्यू हो गई। और 1000 दैट वाज प्लेस्ड इन अ सेविंग अकाउंट 10 years अगो, और वो 1000 जो 10 साल पहले आपने जमा कराए थे किसमें, अपने सेविंग अकाउंट में। तो आप इन तीनों में से किसे प्रेफर करेंगे। नाउ इफ वी सी कि यहाँ पर आपको 3 टाइम वैल्यू ऑफ मनी गिवन है, तो आपने क्या करना है, बेसिकली आपने 12% पे इन तीनों को अलग निकालना है, 16 पे अलग और 8% पे अलग, और बताना है कि अगर आपके पास ये डिफरेंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी गिवन है तो आप किस रेट पर, ठीक है, किस रेट पर किस इन्वेस्टमेंट को जो है वो प्रिफर करेंगे। लाइक इफ वी सी देयर इज, कि अगर मैंने सबसे पहले 12% पे निकाली, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू गिवन थी, मैंने इन सबकी फ्यूचर वैल्यू निकाली। ठीक है, अब यू कैन सी कि मैंने जब 2000 की फ्यूचर वैल्यू निकाली तो वो आ रही है 3525। 1000 की निकाली तो वो आ रही है 3105, और 3000 नाउ तो था ही। तो अब इन तीनों में से जिसकी फ्यूचर वैल्यू ज्यादा होगी मैं उसे प्रेफर करूंगी, तो इन तीनों में से जो फ्यूचर वैल्यू ज्यादा है वो किसकी है, सेकेंड ऑप्शन 3525 की। ठीक है, तो आई विल प्रिफर 2000 प्लेस 5 years अगो इफ my time value of money is 12%. Okay, then if your time value of money is 8%,
तो आप किसे प्रेफर कर रहे हैं? आप 3000 को प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि 8% पे बाकी दो की जो प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू आ रही है वो कम आ रही है। ओके देन if your time value of money is 16%, which would you prefer? ठीक है, आपने क्या किया, आपने इस रेट पर इन तीनों की फ्यूचर वैल्यू निकाली। देन यू कैन सी दैट कि हमारे पास जो थर्ड इन्वेस्टमेंट है उसकी फ्यूचर वैल्यू हमारे पास ज्यादा आ रही है, तो हम किसे प्रेफर करेंगे? हम उसे प्रेफर करेंगे। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी लेके चल रही हूँ क्योंकि आई हैव टू कवर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन दिस रिकॉर्डिंग, so it will be easier for you to understand that how to solve these questions. Okay, then if the discount rate is 12%, सही है, अगर आपका डिस्काउंट रेट, आपका इंटरेस्ट रेट 12% है, what is the present value of 200, ठीक है, received at the end of each of the next 10 years? जब भी each की बात आ जाती है तो एनविटी हो जाती है। अमाउंट आपके पास है 200, आप रिसीव कर रहे हैं हर साल के आखिर में, तो इट विल बी योर एनविटी, बिकॉज जब अमाउंट सेम हो और इंटरवल सेम हो तो हम क्या करते हैं? हम उसे एनविटी कहते हैं। फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स एक्सेप्ट द फोर्थ ईयर, यानी कि आपको 10 साल में पूरे 10 साल मिला सिवाय चौथे साल के, ठीक है। यू गेट पेमेंट्स एट द एंड ऑफ ईच ईयर, 1 2 3 5, 4 पे नहीं मिली, 6 7 8 9 एंड 10। सो व्हाट यू विल डू कि आपने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है एक ऐसी इन्वेस्टमेंट की, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं हम, कि जिसमें आप 200 रिसीव कर रहे हैं एट द एंड ऑफ ईच नेक्स्ट 10 ईयर्स, हर साल आपको $200 मिल रहे हैं, एक्सेप्ट द फोर्थ ईयर, आपको फोर्थ ईयर पर नहीं मिले। तो इस पूरी जो इन्वेस्टमेंट है, ये पूरा जो एक समझे एक तरह से, क्या कहेंगे इसको, वी कैन से इन्वेस्टमेंट एट डिपॉजिट भी कह सकते हैं, कि जिसपे आप $200 रिसीव कर रहे हैं, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है? सो नाउ इफ वी मूव टूवर्ड्स द सॉल्यूशन, तो हमेशा याद रखें कि जब भी कोई एक मिसिंग हो और हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करेंगे? व्हाट विल वी डू कि एनविटी अमाउंट हमारे पास कितना है? 200, ठीक है। एन हमारे पास है 10 एक्सेप्ट फोर्थ ईयर, यानी ये हमने यहाँ पर मेंशन करना है। इंटरेस्ट आपके पास है 12%, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एनविटी आपने क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। अब आपको ये देखना पड़ता है कि ये एनविटी ड्यू है या ये एनविटी ऑर्डिनरी है। तो जब भी बात एट द एंड ऑफ द ईच ईयर, ईच मंथ की हो रही होती है, तो जब भी एंड की बात आती है कि हर साल के आखिर में, हर महीने के आखिर में आपको कोई चीज मिल रही है, तो ये आपकी ऑर्डिनरी एनविटी होती है, लाइक इन वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस रिकॉर्डिंग। एंड अगर बात आ रही है कि एट द बिगनिंग ऑफ ईच ईयर और एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, तब भी बिगनिंग की बात आएगी, दैट दैट विल बी योर ड्यू एनविटी। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर जो हम रिसीव कर रहे हैं वो एट द एंड ऑफ ईच नेक्स्ट 10 ईयर्स, यानी कि हर 10 साल, मतलब हर साल के आखिर में रिसीव कर रहे हैं 10 साल तक, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो एट द एंड है, तो हम यहाँ पर कौन सी एनविटी यूज करेंगे? हम यहाँ पर ऑर्डिनरी एनविटी यूज करेंगे, ठीक है। हमने ऑर्डिनरी एनविटी का फॉर्मूला लिख लिया है यहाँ पर अपना, एनविटी अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर -n अपॉन आई, ठीक है। जैसा जैसा डेटा आपको गिवन था, अब आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है एक एनविटी की जिसमें आपको हर साल पेमेंट मिली 10 साल तक सिवाय फोर्थ ईयर के। तो आप क्या करेंगे? आप पूरी 10 ईयर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। आपने क्या किया? यहाँ पर एन रखा 10, और ये पूरी प्रेजेंट वैल्यू आपके पास आ गई किसकी? ये 10 ईयर्स एनविटी की प्रेजेंट वैल्यू आपके पास आ गई, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ पर फोर्थ ईयर तो इसमें ऐड नहीं था, तो आप क्या करेंगे कि सब्ट्रैक्ट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फोर्थ ईयर फ्रॉम द टोटल पीवीएएन, ठीक है। कि अगर आपको इस ईयर की चाहिए, इसकी चाहिए जिसमें आपने फोर्थ ईयर के अलावा हर ईयर को रिसीव किया,
तो आप क्या करें, फोर्थ ईयर वाले अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू को इसमें से क्या कर दें, माइनस कर दें। ये हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू आई थी, ये किसकी आई थी, ये पूरे 10 ईयर्स की है, लेकिन इसमें फोर्थ ईयर ऐड है, हमें उसको ऐड नहीं करना। तो हम क्या करेंगे कि हम 200 हम हर साल रिसीव कर रहे थे, ठीक है, तो 200 हमने फोर्थ ईयर में रिसीव नहीं किया, तो हमने क्या किया कि 200 की प्रेजेंट वैल्यू निकाली, 1 + 0.12 की पावर 4। अब ये 4 का क्या चक्कर है कि जब आप देखें कि फोर्थ ईयर पे आपको नहीं मिला और आप बैकवर्ड जा रहे हैं, तो आपके पास 4 ईयर्स बैकवर्ड होंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ एन क्या रखा, 4 रखा, कि अब आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें, 4 साल बाद इसकी वैल्यू थी, 4 साल बाद आपको ये रिसीव होते, 4 साल पहले इसकी क्या वैल्यू है, इस 200 की वैल्यू है 127.10। आपने इस पूरी 10 ईयर्स एनवीटी में से फोर्थ ईयर की प्रेजेंट अमाउंट को जब माइनस किया, तो आपके पास आ गया 1002.94। दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ योर एनवीटी which does not include the fourth year, ये जिसमें आपका फोर्थ ईयर ऐड नहीं है, इंक्लूड नहीं है। There is little much tricky about this, but if I recall it, so you can see, okay then, जब हमें इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो कि जिसमें एनवीटी तो है लेकिन एक्सेप्ट 1 ईयर है, कि 1 साल आपको रिसीव नहीं हुई, तो आप क्या करेंगे, आप पूरी 10 ईयर एनवीटी को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और उसमें से माइनस कर देंगे उस ईयर की प्रेजेंट वैल्यू जिसकी उन्होंने बात की रही है कि वो एक्सेप्शनल है, यानी कि वो ईयर उसमें ऐड नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप पूरी ओवरऑल निकाल के उसमें से उस ईयर को माइनस कर देंगे जिस ईयर की प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू उसमें एड अप नहीं है। ओके, देन अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो थोड़ा सा सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे यहाँ पर हम फ्यूचर प्रेजेंट की बात हो रही थी, यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही है। If the discount rate is 14%, what is the future value of 10, मतलब future value of 10 year of 300 received at the end of each of the next 10 years except for the fourth year। यहाँ पर क्या बात हो रही है कि अगर आपका डिस्काउंट रेट है 14%, क्या फ्यूचर वैल्यू है इसकी कि आप हर साल 300 रुपये रिसीव कर रहे हैं आने वाले 10 सालों तक, लेकिन सिवाय चौथे ईयर के, यानी कि आपने 10 साल में हर साल लिया लेकिन आपको चौथे साल वो अमाउंट नहीं मिली, तो उस पूरी एनवीटी की फ्यूचर अमाउंट क्या है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनवीटी क्या है। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही हम इसे सॉल्व करेंगे, लेकिन वहां प्रेजेंट की बात हो रही थी तो हमने प्रेजेंट का फॉर्मूला लगाया था, यहाँ फ्यूचर की बात हो रही है तो हम फ्यूचर का फॉर्मूला लगाएंगे। लाओ लेट मी सी। ओके, एनवीटी अमाउंट आपके पास है 300, इंटरेस्ट रेट आपके पास है 14%, एन आपके पास है 10 एक्सेप्ट फोर्थ ईयर। आपने फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, एज आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस क्वेश्चन, कि जब भी इस तरह का कोई सवाल होगा तो आप क्या करेंगे, आप ओवरऑल एनवीटी फाइंड आउट करेंगे और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको, जिस ईयर की अमाउंट उसमें प्लस नहीं हो, माइनस, हाँ सॉरी प्लस नहीं होगी, तो आप उसे क्या कर देंगे, उससे माइनस कर देंगे, क्योंकि आपकी ओवरऑल एनवीटी में वो अमाउंट लाई कर रहा है, तो वो अमाउंट आपकी एनवीटी में ऐड नहीं है, तो आप उसे क्या कर देंगे, आप उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आपने क्या किया, फ्यूचर वैल्यू निकालनी थी तो हमने फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनवीटी का फॉर्मूला लगाया, 300 1 + 0.14 की पावर 10 - 1। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास इस एनवीटी की फ्यूचर वैल्यू आ रही है 5801। अब एज वी ऑल नो कि इसमें फ्यूचर वैल्यू ऑफ फोर्थ ईयर एडअप नहीं होगी, क्योंकि उसमें हमने रिसीव ही नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, इस ओवरऑल फ्यूचर वैल्यू में से माइनस कर देंगे सिर्फ और सिर्फ किस ईयर की, सिर्फ और सिर्फ फोर्थ ईयर की फ्यूचर वैल्यू। नाउ अगर हम इसी टाइमलाइन से देख के बात करें, तो इफ वी आर हेयर, इस ईयर पे आपने रिसीव नहीं किया, आपकी टोटल फ्यूचर वैल्यू यहाँ तक आ रही है, ठीक है।
तो अब अगर हम देखें तो हमें कितने ईयर्स फॉरवर्ड जाना पड़ेगा फ्यूचर वैल्यू के लिए। अगर ये अमाउंट मुझे यहाँ मिलती तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि इस 4 की फ्यूचर वैल्यू 6 ईयर बाद मुझे फाइंड आउट करनी है, क्योंकि जो मेरी एनविटी है वो कितने ईयर्स की है, वो 10 ईयर्स की है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 1 + 0.14 की पावर 6 रखी। अच्छा देखो, ये जो 300 है ये एक सिंगल अमाउंट हो गया, क्योंकि सिर्फ फोर्थ ईयर पे रिसीव नहीं हो रहा ना। लाइक इन प्रीवियस क्वेश्चन के सिर्फ फोर्थ ईयर पे आप रिसीव नहीं कर रहे, वहां आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी तो आप 4 ईयर बैक गए थे। यहाँ आपको फ्यूचर वैल्यू चाहिए तो आप फॉरवर्ड जाएंगे। ठीक है, आपने इसकी फ्यूचर वैल्यू निकाली और इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया टोटल फ्यूचर वैल्यू में से, तो आपके पास क्या आ गई, फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एनविटी एक्सेप्ट फोर्थ ईयर। Now let's see this next question. What is the present value of a 7-year thousand annuity if the first thousand payment is made 4 years from today and the discount rate is 15%? ठीक है, क्या प्रेजेंट वैल्यू है एक 7 ईयर एनविटी की, 1000 रुपीज की एनविटी है, और पहली पेमेंट आपने आखिर जो है वो पहली पेमेंट आपने जो दी है वो दी है फोर्थ ईयर में, फ्रॉम टुडे, आज से चौथे साल पर आपने पेमेंट दी है पहली, एंड द डिस्काउंट रेट इज 15%। ठीक है, और आपका डिस्काउंट रेट कितना है, 15%। अच्छा, अगर हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें तो हम किस तरह इसे समझ सकते हैं कि एक 7 ईयर्स एन्युटी है, यानी कि 7 साल की कोई एन्युटी पेमेंट है। ठीक है, हमने उसकी पेमेंट की है, आज नहीं की। ठीक है, जब पेमेंट करेंगे एन्युटी वहीं से शुरू होगी। हमने पेमेंट की है एट दी फोर्थ ईयर पे हमने पेमेंट की है। अब यहाँ पर हमें जो चीज एनालाइज करने की जरूरत है वो ये है कि जब भी आपको एनविटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई होगी कि एंड है बिगनिंग है, तो आप इसे कंसिडर करेंगे एंड। ठीक है, एंडिंग में क्या होता है कि साल के आखिर में आपको जो है वो क्या दी जाती है, पेमेंट दी जाती है या आपसे पेमेंट ली जाती है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि पेमेंट इन्होंने की है फोर्थ ईयर में फ्रॉम टुडे, आज से चौथे साल में, और आपकी एनविटी है 7 ईयर्स की, तो हम इसे कंसिडर करेंगे एंड है। तो अगर अगर मेरी एनविटी स्टार्ट हुई है थर्ड ईयर से, तो मैंने उसकी पेमेंट की होगी किसमें, फोर्थ ईयर में, एट द एंड ऑफ द ईयर। इज दैट क्लियर, कि जब भी बात एंडिंग की हो रही होती है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई शो यू अ क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। अगर हम बात कर रहे हैं अगर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन की कि जिसकी जो एनविटी पेमेंट है, ठीक है, जिसकी एनविटी पेमेंट है वो आपने दी है एट दी फोर्थ ईयर, यहाँ पर यानी कि फोर्थ ईयर पे आपने उसकी पेमेंट की है, तो हम ये अज्यूम करेंगे, हम ये कंसिडर करेंगे कि जो पेमेंट इन्होंने आज दी है इट इज द पेमेंट ऑफ द थर्ड ईयर। ठीक है, ये किस ईयर की पेमेंट होगी, ये थर्ड ईयर की पेमेंट होगी। तो जो भी आपकी एनविटी है वो कब से स्टार्ट हो गई है, वो थर्ड ईयर से स्टार्ट हो गई है। अब हम 3 ईयर से अगर कैलकुलेट करें तो 3 ईयर से 7 ईयर्स कहाँ तक हो रहे हैं, 10 तक। 3 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि जो आपके 7 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं, 10th ईयर पे। यानी कि आपकी जो 7 ईयर एनविटी है वो थर्ड ईयर से शुरू होकर 10th ईयर पे खत्म होगी आज से। हमें उस 7 ईयर एनविटी की प्रेजेंट वैल्यू चाहिए आज, यानी कि 0 पे। तो हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे कि सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे दी एनविटी ऑफ दी
एनविटी, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एनविटी, यानी कि अगर हम एनविटी शुरू हो रही है थर्ड ईयर पे, तो इस थर्ड ईयर पे इस एनविटी की प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो हम सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे कि हमने 7 ईयर रखा, सही है, 7 ईयर रखा अपना और अपना रेट रखा, और हमने फॉर्मूले में चीजें पुट करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली कि अच्छा भाई थर्ड ईयर पे मेरी एनविटी की प्रेजेंट वैल्यू इतनी है, यानी कि 4160.42 मेरी प्रेजेंट वैल्यू है उस एनविटी की। मुझे इस प्रेजेंट इसकी, अब देखो जो प्रेजेंट वैल्यू आई है वो थर्ड ईयर पे आई है, यानी कि यहाँ पर इसकी प्रेजेंट वैल्यू है ये, मुझे चाहिए 0 पे। तो मैं क्या करूंगी, मजीद इसे 3 इयर्स बैक डिस्काउंट कर दूंगी। नाउ मोर डिस्काउंट दिस PVAN 3 इयर्स बैक, यानी कि अगर आपको इसकी प्रेजेंट वैल्यू चाहिए आज, ठीक है, तो इस एनविटी की प्रेजेंट वैल्यू आज क्या है, आपने इस अमाउंट को डिस्काउंट किया 3 इयर्स बैक, क्योंकि अभी सिंगल अमाउंट हो गया है, तो आपने इसे सिंगल अमाउंट के फॉर्मूले पे डिस्काउंट किया, तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है, 2735.54, ठीक है, 2735.54 इसकी क्या है, प्रेजेंट वैल्यू है आज। तो अगर हमें इस तरह का कोई क्वेश्चन क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपने जो है क्या करना है, आपने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है किसी ऐसी एनविटी की जो अभी स्टार्ट नहीं हुई, जो फर्दर किसी आगे ईयर में जाकर स्टार्ट होगी, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाउंड आउट करेंगे उस पूरी एनविटी की, ठीक है, और उसे जितने इयर्स भी आपने बैक करना है आप उसे डिस्काउंट कर देंगे उतने इयर्स। लाइक हमारी जो एनविटी थी वो थर्ड ईयर से शुरू हो रही थी, ठीक है, हमने क्या किया कि हमने थर्ड ईयर पे उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली और मजीद उस प्रेजेंट वैल्यू को 3 इयर्स बैक डिस्काउंट कर दिया। इज दैट क्लियर? ओके, देन आई होप मुश्किल नहीं हो रही होगी, हो रही होगी वैसे तो, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, but inshallah it will be easier for you guys. Okay, then move towards the something difficult question, कि अगर कोई difficult question like ये मुझे करवाना था आप लोगों को, you plan to retire in 40 years, कि आप 40 साल में रिटायर होना चाहते हैं, at which time you want enough in a saving account, के उस वक्त आप चाहते हैं कि आपके अकाउंट में इतना पैसा हो कि आप 20,000, ठीक है, हर साल विड्रॉ कर सकें 10 सालों तक, सही है, टू विड्रॉ 20,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच, बिगिनिंग आ गई तो किसकी बात हो गई, ड्यू की बात हो गई, ईच ऑफ द सब्सिक्वेंट 10 ईयर, सही है, क्या आप क्या कर सकें, हर साल 20,000 रुपये विड्रॉ कर सकें शुरू में अगले 10 सालों तक, ठीक है। An insurance policy will support you if you live for more than 10 years after you retire, ठीक है, कि आपने क्या करना है, आप क्या चाहते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आप चाहते हैं कि 40 साल में आप रिटायर हो जाए, ठीक है, और उस वक्त आपके अकाउंट में इतना पैसा हो कि आप हर साल जो है वो 20,000 रुपये विड्रॉ कर सकें अपने अकाउंट में से अगले 10 सालों तक। तो उसके लिए आपके पास कितने पैसे होने चाहिए, एट विच टाइम, ठीक है। सो रिक्वायरमेंट नंबर 1 इज, if the saving account pays interest and an annual rate of 9%, के जो भी आपका सेविंग अकाउंट है वो आपको 9% दे रहा है एनुअल रेट, हाउ मच मस्ट यू हैव सेव्ड अप बाय द एंड ऑफ द 40th ईयर, कि अब ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपके पास 40 ईयर के एंड में कितने पैसे सेव्ड अप होने चाहिए कि आप इस सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट कर सकें, ठीक है। अब देखो क्या चीज एनालाइज करने वाली बात है कि यहाँ पर 20,000 वो हर साल क्या करेगा, विड्रॉ करेगा अगले 10 सालों तक, यानी कि 10 इयर्स
और 20,000। एनविटी है कि 20,000 है और हर साल है, यानी कि वो हर साल विड्रॉ कर रहा है एक सेम अमाउंट, तो इट विल बी अ एनविटी अमाउंट। तो अब ये आपसे पूछ रहे हैं कि इस एनविटी को खरीदने के लिए, इस एनविटी में इन्वेस्ट करने के लिए उसके पास कितने पैसे होने चाहिए। दैट यू हैव टू फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस एनविटी। सो यू विल फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस एनविटी। ओके देन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी बिगनिंग की बात हो रही है यहाँ पर, तो हम लेंगे ड्यू एनविटी। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ड्यू एनविटी। बस कुछ नहीं होता, बस एक 1 + i लग जाता है, और सही है ना। आपने फॉर्मूले में चीजें पुट की, एनविटी अमाउंट थी आपकी 20,000, इंटरेस्ट रेट है आपका 9%, और एन आपके पास है 10। सही है। तो आपने जब ये लिखा, आपने जब इसे सॉल्व किया, तो आपको पता चला कि 40th ईयर के एंड में आपके पास $1,39,905 होने चाहिए, ताकि आप सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट कर सकें, डिपॉजिट कर सकें, और हर साल 20,000 रुपये को विड्रॉ कर सकें। ठीक है। If you deposit, now requirement number B, if you deposit a fixed sum of money in the saving account at the end of each of the next 40 years, ठीक है, to achieve the retirement goal of part A, how much must you deposit each year? अब देखो ये बैकवर्ड चलने, पहले उन्होंने बोला कि 40 साल के आखिर में आपके पास कितने पैसे होने चाहिए, हमने वो निकाल लिया कि भाई प्रेजेंट वैल्यू जितनी होगी उतनी ही होने चाहिए, क्योंकि उसी पे खरीदा जाएगा। यहाँ पर आप दूसरी बात क्या ये कर रहे हैं कि आप हर साल 40 साल तक कितने पैसे जमा कराएं अपने अकाउंट में कि आप अपने रिटायरमेंट गोल को अचीव कर सकें। तो इनका रिटायरमेंट गोल क्या है? इनका रिटायरमेंट गोल है 1,39,905, एन हमारे पास है 40। अब यहाँ पर आपको एनविटी अमाउंट मालूम करना है कि वो हर साल कितने पैसे जमा कराए। एनविटी अमाउंट आपने मालूम करना है, फ्यूचर वैल्यू आपको दी हुई है कि 40 ईयर में आपके पास ये रिटायरमेंट गोल है, आपने इसे अचीव करना है, दिस इज द फ्यूचर वैल्यू। ठीक है। अब आपने देखा कि आपने फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला यहाँ पर लगाया, वहां पे एंड की बात हो रही थी, तो हम यहाँ पे ड्यू का फॉर्मूला लगाएंगे। एनविटी अमाउंट मालूम करना है, तो हमने क्या किया, जो जो डेटा गिवन था उसे लिख लिया। सही है। फ्यूचर वैल्यू लिखी और पूरे फैक्टर को आपने लिख लिया। इस पूरे फैक्टर को सॉल्व करके एक आंसर आया होगा, उसको जब आप अपनी फ्यूचर वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको हर साल 40 साल तक कितने पैसे जमा कराने हैं अपने सेविंग अकाउंट में, या कितने जमा कराने हैं, कितने जमा करने होंगे कि आप अपने रिटायरमेंट गोल को अचीव कर सकें। ठीक है। तो आपको हर साल 414 रुपये जमा कराने होंगे अपने सेविंग अकाउंट में, ताकि एट द एंड ऑफ द 40th ईयर आपके पास ये फ्यूचर गोल हो। ठीक है। अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, बट इंशाल्लाह आई होपफुल आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी। Then if we move same as part B, except that this time you only have save for 20 years, यानी कि ये कह रहे थे ना कि पहले आपने 40 साल तक जो है सेविंग करनी है फ्यूचर गोल के लिए, तो अभी कह रहे हैं आप 40 साल तक नहीं कर रहे, आप 20 साल तक कर रहे हैं, यानी कि आपने 21 से शुरू किया है, 21 साल से जमा करना शुरू किया है 40 साल तक। इसी फ्यूचर अमाउंट को, इसी फ्यूचर गोल को अचीव करने के लिए आपको कितने पैसे जमा कराने पड़ेंगे हर साल। ठीक है। डिफरेंस क्या है कि ऊपर वाली बी पार्ट में आपका जो एन था वो 40 था, कि आपने 40 साल तक जमा किए। यहाँ पर इन दी थर्ड रिक्वायरमेंट आपकी जो क्या कहेंगे हम, इन दी थर्ड रिक्वायरमेंट, ओके, आप क्या करेंगे, आपका एन हो जाएगा 20। सेम बिल्कुल वही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आपके पास एन जो है वो क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। कि अगर आप 20 साल से जमा करना शुरू करें, 21 ईयर से जमा करना शुरू करें और 20 साल तक जमा करें, तो आपको हर साल कितने पैसे जमा कराने होंगे अपने सेविंग अकाउंट में। तो कितने जमा कराने होंगे, 2,735। I hope this is clear to you. There are many further questions, but I will skip here. सही है। इंशाल्लाह आई विल रिकॉर्ड मोर कि आप लोगों को और क्लियर हो जाए कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी के क्वेश्चंस को हमें किस तरह से सॉल्व करना है। जज़ाकल्लाह खैर, अपना ख्याल रखिएगा।
और कोई भी कंफ्यूजन अगर हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। जजाकल्ला।